Welcome to the Arbitration and Conciliation Act 1996. This session is going to be very important, and students, your exam are very near. Don't skip any session, and along with this act, this class, you can continue your previous acts also. अपना पूरा syllabus revise करना start कर दीजिए, because on this channel you can go on various playlists that I have uploaded. आप जाकर चेक कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, योर दिस क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, CRPC, CPC. सो आपके सारे एक्ट्स ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं कवर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड रिसेंटली दे कैन गो देयर एंड check out the whole syllabus, start preparation. If you get any problem, you can comment me, you can mail me on the mail id learnwithnishman@gmail.com. So let's start this session. Arbitration and Conciliation Act 1996. This is your section 39, and 39 section is about line on arbitral award. जो आपके arbitration द्वारा अवार्ड पास किए जाते हैं बाय द आर्बिट्रेटर, क्या उस पर आप लाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं? द राइट ऑफ लाइन. राइट ऑफ लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? आई इवन टोल्ड यू इन अदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी मैंने बताया था. लाइन का मतलब होता है कि जब आपको किसी पर्सन की प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो पर्सन आपसे वो प्रॉपर्टी मांगने के साथ आपके जो चार्जेस हैं उसको रखने के, उसको अच्छे से प्रिजर्व करने के थे, वो आपको पे नहीं कर रहा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को तब तक अपने पास रख सकते हैं तब तक वो आपको फुली डिस्चार्ज ना कर दे. राइट तो इसका मतलब क्या है कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए एंड बी. ए का कोई बहुत ही ज़रूरी सामान बी के पास रखा है, और बी ने उस सामान को रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा भी उठाया है, लाइक उसको प्रिजर्व करने का, या फिर आप ये मान सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था या सम आयरन प्रोडक्ट, उसको पेंट करने का, उसको ख़राब होने से बचाया, अच्छे से सेफली रखा है उसको अपने पास. तो जो भी उसको इस चीज़ को बियर करने के कॉस्ट या चार्जेस लगे हैं वो ए से वो क्लेम कर रहा है, बट ए वो चार्जेस देने से मना कर रहा है और अपना सामान वो उससे वापस मांग रहा है कि मेरा सामान दो. अब बी यहाँ पर इसके पास लीगल राइट है. क्या राइट है? लाइन एक्सरसाइज करने का. लाइन मीन्स वो उसके प्रोडक्ट को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि ए बी के सारे चार्जेस उसको ना दे दे. बी के वो सारे चार्जेस, सारी लाइबिलिटीज को उतार दे जो भी उसने दिया है, और अगर वो दे देगा फिर बी उसका सामान भी उसे वापस कर देगा. ये हमने अभी तक पढ़ा है लाइन. नाउ यू विल सी कि मैम आर्बिट्रेशन अवार्ड में लाइन कैसे आता है. इसमें तो कोई सामान नहीं रखा जाता है, आर्बिट्रेटर को बस दो पार्टीज के बीच में अपना फैसला सुनाना है. उसमें क्या लाइन के एक्सरसाइज करना? व्हाई, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस राइट इन द आर्बिट्रेशन एक्ट? So this section 39 gives you that important information how this line is exercised in arbitration award. Okay, so let's start this session. Listen it carefully and then you will get a complete picture of how this line took part in arbitration award. So the very first thing students, the matter of costs of arbitration. आर्बिट्रेशन की जो भी कॉस्ट्स होती हैं या जो भी चार्जेस होते हैं, दैट बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज बाय देयर एग्रीमेंट. पार्टीज आपस में एग्रीमेंट से उन चीज़ों को डिसाइड करती है. सपोज कीजिए कि दो पार्टीज हैं ए एंड बी. इनका जो आर्बिट्रेशन, जो भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसको कौन हैंडल कर रहा है? सी. राइट, सी के पास मैटर चल रहा है. अब दोनों ही पार्टीज ने बाय एग्रीमेंट ये डिसाइड कर लिया है कि उनकी जो भी कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आएगी, मीन्स वो सी को जो भी चार्जेस पे करेंगे वो इतना करेंगे. बी भी उसमें राजी है, ए भी राजी है कि यस हम सी को ये चार्जेस पे करेंगे. ऑल राइट, अनदर थिंग इज दैट द ट्रिब्यूनल वुड हैव अ लाइन. अब जो ट्रिब्यूनल उनका फैसला सुना रही है, मीन्स ए और बी का जहाँ पर मैटर चल रहा है डिस्प्यूट का, वो ट्रिब्यूनल अब क्या करेगी? लाइन को एक्सरसाइज कर सकती है. और लाइन मैंने क्या बताया है? द राइट टू डैश द अवार्ड. लाइन यहाँ पर कैसे यूज होगा? राइट टू रिटेन द अवार्ड. वो अवार्ड देने में देर कर सकता है, अवार्ड को अपने पास रखता है. सपोज कीजिए सी ने ए और बी दोनों का मैटर सुन लिया है, वो मैटर के कंक्लूजन पे भी पहुंच चुका है सी, उसको पता है मुझे अभी क्या फैसला सुनाना है, बट सी फैसला सुनाने से
कंप्लीट मना कर रहा है कि फैसला वो जब तक नहीं सुनाएगा जब तक ए और बी उसके कंप्लीट चार्जेस को पे ना कर दें। जैसे ही वो ए और बी चार्जेस पे कर देंगे, सी उनको अपना मैटर सुना देगा, ये लीजिए, सॉरी अवार्ड दे देगा, ये अवार्ड है, ये लीजिए रिटर्न में, मेरा ये फैसला रहा है, आप दोनों पार्टीज के बीच का ये फैसला है। Right, so tribunal would have a line that is this tribunal have the right to what, to retain the award, अवार्ड को वो अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास ही रख सकता है फॉर द अनपेड कॉस्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की जो अमाउंट अभी तक नहीं पे करी है पार्टीज ने, तब तक वो अवार्ड को उनको नहीं सुनाएगा, नहीं देगा। अब क्या आता है, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द डैश, इस ये जो मैटर चल रहा है जिसमें अभी तक ट्रिब्यूनल ने अवार्ड नहीं दिया है और वो लाइन एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है। एप्लीकेशन कौन देगा, ए या बी दे सकता है कि ऐसे ऐसे है जी और ये ट्रिब्यूनल हमारा फैसला नहीं सुना रही। सो एप्लीकेशन कैन बी मेड टू हुम, टू द कोर्ट ओवर दिस मैटर। कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी। अब कोर्ट का क्या काम होगा, कोर्ट में आस्क द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से ही पूछेगी टू डिपॉजिट द डैश ऑफ अनपेड कॉस्ट, कि वो डिपॉजिट करें क्या, अमाउंट, कितनी अमाउंट, जो भी अभी तक उन्होंने वहां नहीं दी है, भाई तुम कोर्ट में दे दो, हम फैसला देखेंगे कि यहाँ पर इतना पैसा बनता है या इतनी अमाउंट देनी बनती है। जैसे ही पार्टीज अपनी अमाउंट सबमिट कर देंगी कहाँ पर, कोर्ट में, ऑफ अनपेड कॉस्ट, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू डैश द अवार्ड, क्या ऑर्डर कर देगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगी ट्रिब्यूनल को टू व्हाट, टू डिलीवर द अवार्ड, कि अब तुम डिलीवर कर दो अवार्ड, अवार्ड दे दो, क्योंकि तुम्हारे नाम की जो भी कॉस्ट है वो हमारी कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, पार्टीज ने यहाँ पर पैसा दे दिया है, नाउ यू डिलीवर द अवार्ड एंड वी विल लुक इनटू दिस मैटर कि ये कॉस्ट बनती है कि नहीं, अगर बनती है तो आपको आपकी जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। इजी, नाउ द कोर्ट में देन इंक्वायर द मैटर। अब जैसे ही अवार्ड डिलीवर हो गया दोनों पार्टीज के बीच में, यहाँ से एक बार सिनेरियो सब कंप्लीट स्टोरी समझिए। ए और बी थे बच्चे, ए और बी का जो मैटर है वो एक ट्रिब्यूनल में चल रहा है। ट्रिब्यूनल में उन्होंने अभी तक क्या दिया है, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो इस वजह से जो ये ट्रिब्यूनल है इसने भी अपना अवार्ड देने से मना कर दिया। ए और बी जाते हैं कहाँ पर, कोर्ट में। कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं कि ऐसे ऐसे ये जो ट्रिब्यूनल है, सपोज कीजिए सी हमारा अवार्ड नहीं सुना रही, तो कोर्ट क्या करेगी, ए और बी को कहेगी कि जो तुम्हारा अनपेड मनी है जो तुम नहीं दे रहे वो पहले यहाँ सबमिट करवाओ। जैसे ही ए और बी पैसा सबमिट करवा देंगी, कोर्ट जाएगा किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, कि आप अपना फैसला सुना दो, क्योंकि जो आपका पैसा है वो हमारे पास सबमिट हो चुका है। अब सी अपना अवार्ड डिलीवर कर देगा। अब डिलीवर करने के बाद क्या यहीं पर प्रोसेस खत्म हो गया, नो। अब क्या होगा, कोर्ट इस पूरे मैटर को चेक करेगा कि क्या असली में, मतलब सच में ही ए और बी ने ट्रिब्यूनल को पैसा नहीं दिया था, क्या ये पैसा सही बनता है, क्या पैसा ट्रिब्यूनल को देने का हक है, राइट है। सो कोर्ट में देन इंक्वायर द मैटर एंड देन मे अवॉर्ड द कॉस्ट टू द डैश, अवॉर्ड द कॉस्ट टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को जितना पैसा देना बनता है वो दे देंगे, एंड ऑर्डर द बैलेंस अमाउंट, और अगर कोई बैलेंस अमाउंट है जो कि देनी बनती है, या अगर कोई ऐसी अमाउंट थी जो एक्स्ट्रा दे दी है पार्टीज ने, वो उनको रिफंड कर दी जाएगी, इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। ओके, रिफंडेड, सो द बैलेंस अमाउंट इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। इफ स्टिल एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनती लेनी वो उनसे डिमांड भी कर सकते हैं, और अवार्ड देने के बाद ट्रिब्यूनल को वो पैसा वापस कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। Okay, now where the award doesn't contain any sufficient provision, जहाँ पर अवार्ड दिया गया है और अवार्ड में ऐसा कोई सफिशिएंट प्रोविजन नहीं है अबाउट द कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट देनी बनती है पार्टीज को, द कोर्ट में मेक एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगी अबाउट द कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, की कितनी कॉस्ट देनी बनती है। मीन्स यहाँ पर अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जितना उनको सही लगता है वो उतने अमाउंट का पैसा बता देंगी कि ये पैसा पार्टीज को देना बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, इफ द फीस डिमांडेड बाय द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल फीस डिमांड कर रही है, हैव बीन डैश बाय, हैव बीन एग्रीड बाय रिटन एग्रीमेंट,
have been agreed, or you can say fixed by a written agreement between the applicant and the tribunal. Means parties और tribunal के बीच में बाय एन एग्रीमेंट ये बात पहले एग्री हो चुकी थी कि आपको हमारा इतना चार्जेस देने बनते हैं, तो उस केस में ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सेप्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम हियर मार्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डिमांड जितनी भी ट्रिब्यूनल की है रिगार्डिंग द फीस, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है बाय द रिटन एग्रीमेंट किस किस के बीच में, एप्लीकेंट और ट्रिब्यूनल के बीच में, देन नो एप्लीकेशन टू द कोर्ट विल लाई। कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी क्या करने की, टू कंपेल द ट्रिब्यूनल टू डिलीवर द अवार्ड। कि मतलब पार्टीज, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको कि ए और बी कोर्ट में जाती हैं कि सी हमारा फैसला नहीं सुना रहा है, तो कोर्ट ए और बी को कह रही है तुम पैसे मुझे जमा करवा दो, हम ट्रिब्यूनल को बोल देंगे वो करे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए बी और ट्रिब्यूनल के बीच में ऑलरेडी फिक्स्ड था अमाउंट। अब अगर ट्रिब्यूनल उनका फैसला सुनाने से मना कर रही है तो ए और बी कोर्ट में नहीं जाएंगे कि आप कंपेल करो सी को, नहीं, कोर्ट का कोई रोल नहीं है। आपने उनके साथ फिक्स किए थे चार्जेस दीजिए तभी आपको अवार्ड मिलेगा। देयर इज नो स्कोप फॉर अप्लाइंग इन द कोर्ट टू डिलीवर द अवार्ड। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस राइट ऑफ लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज एक्सरसाइज, ट्रिब्यूनल कब इस राइट को एक्सरसाइज करती है, किस कंडीशन में करती है, कोर्ट कब इंटरफेयर करता है, कोर्ट की ड्यूटीज क्या बनती है, पार्टीज कब अप्लाई कर सकती हैं, देन ट्रिब्यूनल कब अवार्ड देना बनता है, ये सब इसमें हमने देखा है। सेक्शन 39, अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन, कीप लर्निंग and don't skip any session. Subscribe to the channel, those who have not subscribed, and share it more. You will get to know more ideas and more matter regarding these acts. जो भी आपके important topics हैं मैं उन पर आपको matter भी provide कर रही हूँ, and also providing you the important information जो कि MCQs में आ सकती है। Until then, keep preparing, keep sharing. Have a good day. Thank you.